नमस्ते प्रिय दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानी बिल्लू बिलौटा और आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। 20वीं सदी की शुरुआत, बड़े बदलाव और बड़ी त्रासदी का समय। प्रथम विश्व युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आइए हम इस उथल-पुथल भरे युग में वापस जाएं और इस विनाशकारी युद्ध के कारणों, परिणामों और मानवीय लागत का पता लगाएं। सन 1914 की दुनिया किसी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज की तरह थी। ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी। तकनीक, फैशन और संस्कृति का लेवल हाई फाई था, लेकिन हवा में युद्ध की गंध थी। सभी जानते थे कि एक बड़ा युद्ध आ रहा है। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी उससे छीनी गई जमीन अल्सास लॉरेन वापस दे, पर जर्मनी को जमीन कुछ ऐसे प्यारी थी जैसे रणबीर कपूर को एनिमल में अपने पापा। साथ ही जर्मनी की विशाल नौसेना ने ब्रिटेन का बीपी हाई कर दिया था। ये दोनों साम्राज्य खुद को बहुत तीस मार खान समझते थे। एक और देश खुद को सचिन तेंदुलकर समझ रहा था और वो था ऑस्ट्रिया हंगरी। लेकिन वहां रहने वाले बहुत से लोग इस विचार से सहमत नहीं थे। हर कोई एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बातें कर रहा था और पिछले बड़े युद्ध के बाद से सैन्य तकनीक में काफी तरक्की हुई थी, जिससे हर कोई एक दूसरे पर हमला करने के लिए उत्सुक था। ऑस्ट्रिया हंगरी के एक इलाके में कुछ सर्ब और बोस्नियाई रहते थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी में रहना पसंद नहीं करते थे। मूवी का पहला क्लाइमैक्स ये है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एक खुली कार में सवारी करने उसी इलाके में गए और उनका रूट पहले से ही सार्वजनिक कर दिया गया था, जैसे कि आजकल के सेलिब्रिटीज के देते हैं। मीडिया को और फिर ड्रामा करते हैं। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते थे, चीजें ठीक नहीं हुईं। कुछ हत्यारे रास्ते में छिपे बैठे थे और उन्होंने कार पर बम फेंके, लेकिन वो चूक गए और बम पीछे की कार में विस्फोट हो गया, जिसमें कुछ अधिकारी मारे गए। पर आर्कड्यूक छिपे नहीं, साराजेवो छोड़कर चले नहीं गए, क्योंकि वो तो एक चिलगाए थे। आर्कड्यूक वापस आए और ड्राइवर गलत रास्ते पर चला गया और संयोग से एक हत्यारे के सामने रुक गया। हत्यारे ने आर्कड्यूक को अंखियों से गोली मार दी। ऑस्ट्रिया हंगरी इस घटना से बहुत गुस्सा था और उन्हें लगता था कि सर्बिया की सरकार का इसमें हाथ था और पैर भी शायद। इसीलिए उन्होंने अपने चड्डी बड्डी जर्मनी से कहा, जर्मनी डार्लिंग, हम सर्बिया पर युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं। बॉन्स और जर्मनी इसके लिए तैयार था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को असंभव मांगों की एक लंबी सूची भेजी। शायद उन्होंने 10 किंडर जॉय मांग लिए थे और जब सर्बिया ने इनकार कर दिया तो उन्होंने युद्ध का शंख बजा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोस्त थे और सर्बिया रूस की गोदी में सुरक्षित था और रूस फ्रांस का दोस्त था, इसलिए उन्होंने भी एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर दी। मॉन्टेनेग्रो ने भी उड़ता तीर माथे में ले लिया और युद्ध में कूद पड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन का भी एक तरह का गठबंधन था। इसलिए जब फ्रांस ने कहा, अरे ब्रिटेन, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो? ब्रिटेन ने कहा, लेवल उसी के निकलेंगे जो खड़ा रहेगा यहां। और फिर उन्होंने बाहर रहने का फैसला किया। यह जर्मनी के लिए अच्छा था, क्योंकि जर्मनी की एक योजना थी। उन्हें पता था कि रूस इतना बड़ा और सुस्त है कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने में समय लगेगा। इसलिए जर्मनी अपने सभी सैनिकों को फ्रांस पर तेजी से हमला करने के लिए भेजेगा और जब तक रूस तैयार होगा फ्रांस को हराकर, फिर सभी सैनिकों को रूस भेजकर रूस को हरा देगा। बस एक समस्या थी। फ्रांस की जर्मन सीमा पर बहुत सारे किले, सुरक्षा व्यवस्था और सनीपाजी खड़े थे और जर्मनी उनके साथ लड़ने में समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इसलिए जर्मनी ने उनके आसपास बेल्जियम के माध्यम से जाने का फैसला लिया। बेल्जियम तटस्थ था, लेकिन जर्मनी चाहता था कि 750,000 सैनिक फ्रांस की सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए उसके माध्यम से मार्च करें। उन्हें उम्मीद थी कि बेल्जियम चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने जर्मनों को धीमा कर दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि ब्रिटेन आ गया और वे इस बात से बहुत नाराज थे कि जर्मनी तटस्थ देश पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए अब ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी।